हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सिंप्लीफाई एनसीईआरटी बुक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कि फ़ायर की डिस्कवरी कब हुई है। एंड ये जो चैप्टर है इसमें हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में कि कैसे पैलियोलिथिक एज के अंदर जो हंटर्स गैदरर्स थे वो बेसिकली हंटिंग या गैदरिंग पर ही डिपेंड थे अपनी फूड रिलेटेड नीड्स को पूरा करने के लिए। एंड धीरे धीरे वो जब क्रॉप्स को ग्रो करने लग गए तो वो मेसोलिथिक एज में आ गए, एक ट्रांजिशन हुआ पीरियड के अंदर। एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पैलियोलिथिक साइट्स को डिस्कस किया। पैलियोलिथिक एज में जो हंटर गैदरर्स थे वो क्यों मूव करते थे, माइग्रेट क्यों करते थे प्लेस टू प्लेस, हमने इस चीज़ को स्टडी किया। एंड किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ने हमारी हेल्प की चीज़ों को समझने में, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी। एंड हमने 3 साइट्स को डिस्कस किया था पैलियोलिथिक साइट्स को, जिसमें हमारी थी करनूल केव्स, भीमबेटका साइट और हुंस्की। जो भीमबेटका है ये बहुत पुरानी केव है और ये मध्य प्रदेश में है हमारी प्रेजेंट में। एंड इनको पैलियोलिथिक साइट ही क्यों कहा गया, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को वो चीज़ें मिली खुदाई कर जो पैलियोलिथिक एज में हंटर्स गैदरर्स यूज़ किया करते थे। अब हम बात करेंगे कि फ़ायर की डिस्कवरी कब हुई। बच्चों, जो फ़ायर की डिस्कवरी है वो आपकी पैलियोलिथिक एज में ही हो गई थी। यानी ऐसा पीरियड, ऐसा समय जो हंटर्स गैदरर्स सिर्फ हंटिंग गैदरिंग, यानी जो उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो सिर्फ हंटिंग गैदरिंग ही किया करते थे, उसी समय हमारी फ़ायर की डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, पैलियोलिथिक एज में ही आपकी फ़ायर की डिस्कवरी हो गई थी। अभी आपको मैं मेसोलिथिक का नहीं बता रही हूँ, जब हम ग्रोइंग पर स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर डेवलप होगा तब आपका वो मेसोलिथिक एज आएगा। फ़िलहाल अभी आप इतना समझिए कि फ़ायर की जो डिस्कवरी है वो आपकी पैलियोलिथिक एज में हुई थी। और जो करनूल केव है ये भी तो आपकी एक पैलियोलिथिक साइट है, यानी वो साइट जहाँ पर हमें वैसी चीज़ें मिली जो उस समय में लोग यूज़ किया करते थे, यानी हंटर गैदरर्स यूज़ किया करते थे। ट्रेसिस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे ऐशेज़, ऐश का मतलब होता है राख, हमें यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेसिस मिले करनूल केव्स के अंदर। ये क्या सजेस्ट है, क्या दिखाते हैं, पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इसका करनूल केव भी नाम क्यों रखा गया? जो ये पैलियोलिथिक साइट है यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे ट्रेसिस मिले, ऐश, कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो ये दिखाती है कि इस समय में लोगों को पता लग गया था कि आग को कैसे यूज़ करती है। वो फायर से बिल्कुल फेमिलियर हो चुके थे, वो फायर को काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया करते थे। लाइक फायर से वो, यानी आग जलाकर वो रोशनी क्रिएट करते थे, लाइट क्रिएट करते थे। लाइट का बहुत बड़ा सोर्स था। मीट को रोस्ट भूनने के लिए, एनिमल्स को अपने आप से दूर भगाने के लिए। अगर आप जंगल में अगर आप आग जलाकर बैठते हैं तो जो जानवर है आपके पास नहीं आते, है ना, तो जानवरों को दूर रखने के लिए भी वो आग का यूज़ करते थे। हम फायर का भी यहाँ पर बेसिकली वही क्वेश्चन, हम आज फायर का यूज़ क्यों करते हैं, खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट था बेसिकली, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब यहाँ पर बात की गई है नेम्स और डेट्स के बारे में, इसको हम लाइन टू लाइन डिटेल में पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट है गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उन्होंने जो टाइम को उन्होंने डिवाइड कर दिया है अलग अलग नेम देकर, और उन्होंने बहुत लेंथी नेम दे दिया। लाइक वो अर्लीस्ट पीरियड को, एंशिएंट पीरियड को किस नाम से जानते हैं? पैलियोलिथिक के नाम से जानते हैं। जो पैलियोलिथिक है ये एक ग्रीक वर्ड है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, यानी पुराना, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। ये द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। ये नेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों रोल प्ले करता है पैलियोलिथिक? क्योंकि ये हमें स्टोन टूल्स की इंपॉर्टेंस को बताता है। जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो आपका एक्सटेंड हो गया था 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स। ठीक है, ये जो लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम है, यानी जो इतना लंबा, क्योंकि हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का 99% जो टाइम पीरियड है वो इसी में ही कवर हो गया था। ठीक है, जो हमारा इतना लंबा जो टाइम पीरियड है उसको हमने डिवाइड कर दिया लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक में। जो ये लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हमारी पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का ये 99% यही जो है 2 मिलियन ईयर्स और 12,000 ईयर्स को यही टाइम हमारा कवर कर लेता है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic age। यानी 12,000 साल पहले
यानी जो हमारा ये देखिए, ये है 12,000 BC और ये है 10,000 BC। ये आपका पुराना समय है या ये आपका पुराना समय? ये आपको मैंने बताया था पार्ट 3 में फर्स्ट लेक्चर के। तो आपका ये वाला काफ़ी ज़्यादा पुराना समय है। ये वाला जो हमारा, जब हम 12,000 BC से शिफ्ट हुए आगे, ठीक है, और जब हम जो 12,000 BC के बाद का पीरियड और 10,000 BC से पहले का जो पीरियड है, ये आपका किस में आता है? मेसोलिथिक एज में आता है। इस समय में धीरे धीरे हमारे एनवायरमेंटल में चेंजेस हमें देखने को मिले, ठीक है, जिसको हम मिडल स्टोन के नाम से भी जानते हैं मेसोलिथिक एज को। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जनरली टीनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। यानी इसमें जब लोग पत्थर के औजार बनाते थे वो और ज़्यादा फिनिशिंग से बनाते थे, और ज़्यादा सफाई से बनाते थे, जिसको हम माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल, लिथ का मतलब स्टोन, यानी बहुत छोटे छोटे औजार फिनिशिंग के साथ। जो माइक्रोलिथ्स है वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज साज एंड सिकल। ये क्या कह रहे हैं? जो माइक्रो छोटे छोटे जो पत्थर के औजार थे, कई बार उसको हैंडल पे अटैच किया रहता था एक प्रॉपर उसको टूल बनाने के लिए। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी, यानी जो पैलियोलिथिक के समय जो बड़े बड़े पत्थर के औजार यूज़ किए रहते थे वो भी इस समय में यूज़ होते थे, लेकिन इस समय में हमें कुछ ऐसे टूल्स भी देखने को मिले जो बहुत ही सफाई के साथ बनाए गए थे मेसोलिथिक एज में, ठीक है। फिर आपकी आती है स्टेज, जो आपकी जो नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज़ 10,000 साल पहले जो पीरियड था वो मेसोलिथिक का पीरियड था। 10,000 साल पहले के बाद का जो पीरियड है वो आपका है नियोलिथिक, नवपाषाण काल। नियो का मतलब न्यू, लिथिक का मतलब वही स्टोन। तो अब यहाँ पर हम जो है बेसिकली यही पढ़ेंगे मेसोलिथिक के बारे में, इतना इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ओके। देखिए मेसोलिथिक एज में हमें क्या क्या देखने को मिला। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले हमें हमारे क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। हमारा क्लाइमेट काफ़ी वार्म गर्म हो गया था। इन मैनी एरियाज़ दिस क्लाइमेट के गर्म होने की वजह से जो काफ़ी सारे एरिया ऐसे थे जिससे हमारे ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, ठीक है। जब ग्रासलैंड्स डेवलप हुए धीरे धीरे, क्योंकि क्लाइमेट हमारा धीरे धीरे गर्म हो रहा था, तो उसने किन चीज़ों को बढ़ावा दिया? डियर को, एंटेलोप को, गोट को, शिप को, कैटल को, यानी एनिमल्स जो ग्रास में सर्वाइव करते थे। यानी जब ग्रासलैंड्स डेवलप हुए क्लाइमेट के वार्म होने की वजह से, उस वजह से ऐसे कई जानवर आए जो ग्रास पर डिपेंड होते थे, ग्रास में सर्वाइव करते थे। दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स, जो उन जानवरों का शिकार करते थे जो ग्रासलैंड में जो बेसिकली घास खाया करते थे, जो हंटर्स जब इन एनिमल का शिकार करते थे तो अब उन्होंने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने नई नई फूड हैबिट्स को सीखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कैसे ब्रीडिंग, हमें कैसे खाने को उगाना चाहिए, अलग अलग नस्ल के बारे में जानने लग गए जानवरों की। इट इज़ लाइकली दैट इज़ हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स। यहीं से ही धीरे धीरे उनकी शुरुआत हुई, उनको मदद मिली। उन्होंने सोचना शुरू किया कि कैसे हमें जानवरों को पालना चाहिए। यहाँ पर फ़िशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो मेसोलिथिक में हमारा फ़िशिंग का कॉन्सेप्ट आया, एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, जानवरों को पालना शुरू किया गया, क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया गया। ये सारा आपका किस में आया? मेसोलिथिक में आया। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Man, women and children probably collected these grains as food and learnt where they grew and when they ripened. ये क्या कह रहे हैं? ये वो समय था जब लोगों ने वीट, बार्ले, यानी ऐसी यानी हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसमें कई जगहों पर वीट यानी गेहूँ, जौ, चावल अपने आप ही नेचुरली उगने लग गया। तो लोगों ने समझा उस चीज़ को, पहले लोगों ने उसको कलेक्ट किया एज अ फूड, ठीक है। फिर उन्होंने सीखा कि कैसे ये धरती हमें दे रही है, कैसे ये ग्री हो रही है और कब ये पककर तैयार हो रही है। दिस में हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इसी चीज़ को सोचने पर मजबूर कर दिया लोगों को कि कैसे हम अपने आप से इन चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो लोग थे वो फार्मर बनने लग गए, ठीक है। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स। अब लोग धीरे धीरे आकर्षित होने लग गए, एनिमल्स को टेम करने लग गए, पालने लग गए, ठीक है। उनके लिए बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर द शेल्टर्स, उनको पालने लग गए, उनको खाना देने लग गए जानवरों को। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज अ वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो पहला एनिमल जो टेम हुआ था, जो पाला गया था, वो एक जो डॉग है उसकी एक पूर्वज थी, एंसेस्टर थी, यानी, ठीक है। लेटर धीरे धीरे लोग एंकरेज हुए, ठीक है। और
encourage animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। यानी उन्होंने उन जानवरों को पालना शुरू किया जो इंसानों के प्रति काफ़ी ज़्यादा जेंटल थे, जैसे शिप हो गया, गोट, कैटल, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे जानवर ऐसे बहुत सारे जानवर थे जो ग्रास खाया करते थे। पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स। अब लोग इन जानवरों को प्रोटेक्ट भी करने लग गए ताकि कोई दूसरा जंगली जानवरों पर अटैक ना करे, ठीक है। इस तरीके से वो क्या बन गए, हर्डर्स बन गए। हर्डर्स कौन होते हैं, जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी दूसरा जंगली जानवर उन पर हमला ना करे, ठीक है। अब बात आती है डोमेस्टिफिकेशन की। डोमेस्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट गाइज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना रही हूँ जिससे आप इजीली देख पाए, आपको बोरियत फील ना हो और आप बिल्कुल मज़े से चैप्टर्स को समझे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और अपने एग्जाम क्लियर करें। मिलेंगे नए लेक्चर के अंदर। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए गाइज आप। ऐसे ही NCERT की क्लासेस चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।